नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज तो बातचीत का मुद्दा एक ही है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गया है। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब होने वाला है। ये बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है। अब किसके सर पर होगी ताज, कौन हारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वोटों के समीकरण, वोटों के रुझान को देखें, जिस तरह से लोग जो आए चुनाव में मतदान करने के लिए, उनसे जो बातचीत हुई और जो ओवरऑल बातचीत खुलकर सामने आ रही है, निकलकर सामने आ रही है, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव ने ये कहा है कि प्रश्न पत्रों में जो परीक्षा फल आएंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन करने बीपीएससी नहीं जा रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तेजस्वी यादव ने इस पर गंभीर सवाल खड़ा किया था। मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कहा था कि पिछले तरह के ही चुनाव, पिछले तरह की परीक्षा पैटर्न इस बार भी होगी। लेकिन क्या कुछ होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है भोलानाथ जी आपका लाइव बिहार में। सबसे पहले मेरा सवाल तो यही होगा कि आपने दिन भर देखा होगा किस तरह से तिरहुत में चुनाव चल रहा था। शुरुआती दौर में तो लगा कि वोटों का परसेंट बहुत कम है, 27% मतदान हुआ था शुरू के 1 बजे तक। लेकिन बाद में धीरे धीरे मतदान बढ़ा और इस बार भी वोटर भी बढ़े हैं। आपको क्या लगता है, जो वोटों का रुझान हुआ मतदाताओं का, जिस तरह से वो आए बूथों पर, उसको देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो आज मतदान हुआ है उसमें पोलिंग बहुत स्लो हुआ है। मतदान बहुत ही धीमी गति से हुआ है। मतलब 12 बजे तक का ही आंकड़ा जो था वो करीब 27% मुश्किल से गया था। तो 16% गया था, 16% गया था। तो बाद में वो थोड़ा सा बढ़ा, 27% बढ़ा। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें आधे से ज्यादा मतदाता जो हैं वो शामिल नहीं हो सके। मतदान परसेंटेज लास्ट में अभी जो निर्वाचन आयोग का जो आंकड़ा आया है उसमें 47.50 बताया गया है। बहुत कम है। तो बहुत कम है। और निर्वाचन आयोग के लोगों का यह भी कहना है कि कुछ मतदाता ऐसे हैं जो जब पोलिंग खत्म हुआ 4 बजे तो वो लोग लाइन में लगे हुए थे, अंदर आ गए थे। तो वो बढ़ेगा तो बहुत बढ़ेगा, तो लगभग 48%, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर 1,57,000 वोटर थे तो उसमें मान के चलिए कि आधे से भी कम ने मतदान किया। इसमें जो निर्वाचन आयोग का जो आंकड़ा आया है वो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि क्या कुछ कैसी स्थिति रही है, क्या सीन रहा है। सबसे अधिक मतदाता मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। 67,547, मतलब 67,547 मतदाता सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले में है। थोड़ा सा ये सारे हमारे दर्शक जानते होंगे कि ये जो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र है वो 4 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली को में समाहित करके ये चुनाव होता है। तो सीतामढ़ी दूसरे नंबर पर है, वहां पर 43,000 मतदाता है। सबसे कम शिवहर में है 6,641 और वैशाली में 37,640। तो ये जो है चुनाव निर्वाचन आयोग का जो डाटा आया है उसके हिसाब से है। पिछले बार पोल परसेंटेज 45.20 रहा था जो पिछला निर्वाचन हुआ था 2020 में। अभी जो है यहाँ पर 47.50, जो कि थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो बहुत होगा तो 48% तक जाएगा। एक और इसमें था कि माने वोटर्स जो बने हैं उसमें फेक वोटर भी हैं। कई बार तो ये चर्चा हुई कि मैंने 400 वोटर्स के मतदाताओं के पिता का नाम एक ही है, मुन्ना कुमार वो है। तो इस तरह का भी आया, तो बहुत सारे ऐसे वोटर कट गए होंगे। ये बात आई थी, अखबारों में भी सुर्खियां बनी थी कि कुछ फर्जी मतदाता हैं। तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई किया होगा। लेकिन जैसे कि एक आपने पूछा कि जो मतदान परसेंट बढ़ा है पिछले बार से लगभग 2%, 2.5% जो बढ़ा है, तो उसका क्या असर हो सकता है? तो पिछले बार से जो बढ़ा है उसका बहुत असर ऐसा होता है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि इस बार मतदाता भी बढ़ गए। तो पिछले बार लगभग 1 लाख मतदाता थे, इस बार 1.5 लाख से अधिक है। 1,54,000 जो मतदाता बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि पोल परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा हम लोग कोई अनुमान अभी नहीं निकाल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी रहा है या बदलाव की बयार वही है।
कुछ इस तरह की जो बातें होती हैं निर्वाचन में, ये जो मतदान के दिन, तो वैसा कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रिडिक्शन अगर किया जाए तो मुजफ्फरपुर माने तिरहुत का केंद्र है मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, और फिर सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर वहां से सांसद हैं, तो सीतामढ़ी में भी उन्होंने ज्यादा काम किया होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट तो लगातार देवेश चंद्र ठाकुर की रही है, उन्होंने मतदाता बनाए हैं। तो इसका माने ये हुआ कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के वोटर्स अगर इसका फैसला अगर करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, वैशाली में भी वहाँ भी करीब मतदाता अच्छी तादाद में 37,000 के करीब है। लेकिन जो बातें पहले आ रही थी कि अभिषेक झा, राकेश रोशन ये जो मुख्य मुकाबले में है, तो जो आज का जो फीडबैक आया है उसके हिसाब से विनायक गौतम जो हैं, जो जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, तो एक तो जनसुराज का उनको समर्थन मिला, और दूसरा कि उनका एक अपना जो सियासी पृष्ठभूमि रही है उसका भी असर है। उनकी सियासी पृष्ठभूमि ये है कि बिहार के एक जाने माने नेता रघुनाथ पांडे जी के वो नाती है। अच्छा जी। तो एक तो ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, तो ब्रह्मर्षि समाज वैसे भी उनके लिए तो रघुनाथ पांडे कद्दावर नेता रहे हैं, आज भी अमरनाथ पांडे का वहां चलता है। जी बिल्कुल। तो ये जो है वो ये जो फीडबैक जो मिला मुजफ्फरपुर से, उसके हिसाब से ये आया कि विनायक गौतम के पक्ष में ब्रह्मर्षि समाज ने अच्छा समर्थन दिया है, खुल के समर्थन दिया है। तो और दूसरी तरफ अभिषेक झा जो हैं, उनके बारे में वैशाली ये सब जगहों पर आया कि उन्होंने जो उनके साथ भाजपा, जदयू, ये सब के नेता भी प्रयास में लगे हुए थे, उनके साथ अपने समर्थन में लगे हुए थे, घूम रहे थे, क्षेत्र में जा रहे थे। तो अभिषेक झा भी एक मजबूत स्थिति में आज के परिणाम में दिखा, चूंकि और जैसे हम लोग राकेश रोशन की बात करें, निर्दलीय एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में आ रहे थे, लेकिन उनका जो ये फीडबैक मिला कि क्षत्रिय समाज उनको ज्यादा सपोर्ट किया है, और बाकी समाज में उनकी कैसी बैठ रही है ये तो रिजल्ट दिखाएगा। फिर आनंद मोहन की बात बीच में आ गई तो लगा कि वो क्षत्रिय समाज भी उनसे थोड़ा कटा सा है। तो अब जो है एक और नेता जो है, जो कि चतुष्कोणीय रंग जो दे रहे हैं, वो है वंशीधर एक उम्मीदवार हैं, जो कि शिक्षक नेता भी है। अच्छा। तो ये है कि ये जो है शिक्षकों का काफी मोबिलाइज करके ये उसको चौथा कोण दे रहे हैं। फिर गोपी किशन तो है, गोपी किशन। तो बाकी जो अब जो तिकोना जो अगर हम लोग मुकाबला देखें, तो अभिषेक झा, विनायक गौतम और राकेश रोशन के बीच में है। अब बाकी जो है, इसमें ये भी बात आई, जो वहाँ के लोगों से बातचीत हुई और जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर यह बात भी आई कि सेकंड वरीयता का महत्व बहुत बढ़ गया है इसमें, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। तो जब कड़ा मुकाबला होगा तो इसमें हम जानते हैं कि सेकंड वरीयता ये सब का मत होता है। तो मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार अगर आगे पीछे हो रहा है थोड़े वोटों से, तो फिर उसमें सेकंड वरीयता की भी गिनती होती है। तो मान लीजिए कि कोई मतदाता अगर गोपी किशन को वोट दिए हुए है फर्स्ट वरीयता, और सेकंड वरीयता में किसी और को दिए हुए हैं, तो सेकंड वरीयता के आधार पर भी निर्णय हो सकता है। ये वहां से मजबूत फीडबैक है कि इस तिरहुत चुनाव क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सेकंड वरीयता का भी बहुत महत्व होगा, और वो भी जीत हार में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से देखें तो मतलब बड़ा एक दिलचस्प, हम लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला आ गया है। तो पहले जहां सीधे सीधे अभिषेक झा और राकेश रोशन के बीच दिख रहा था मामला, जनसुराज का उम्मीदवार बनने के बाद से, हालांकि देर से आए, ये भी हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि धनबल और चुनाव प्रबंधन का एक कौशल इसमें देखा जाता है। तो बाद में आने के बाद वो कितना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये फीडबैक आ रहा है कि उनके लोग, उनके समाज के लोग, उनके सियासी पृष्ठभूमि भी बहुत स्ट्रांग है। फिर अब एक प्रसाद किशोर का बैनर भी उनके साथ आ गया है। और एक चीज और भी है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, एक मनीष शुक्ला है। अच्छा। जो देवेश चंद्र ठाकुर के साथ रहते थे, और देवेश चंद्र ठाकुर ने उनसे जो बातें लोगों से जो पता चली हैं, वो बातें जो आ रही हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने मनीष शुक्ला से वायदा किया था कि हम तो अब संसद जा रहे हैं, जो आगे जो अब चुनाव होगा तिरहुत निवासी, वो आप
उसमें सामने रहिएगा। लेकिन पार्टी का निर्णय अभिषेक झा को टिकट मिल गया। तो मनीष झा कितने मन से ये समर्थन में। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा जानना चाहिए हमारे दर्शकों को कि मनीष शुक्ला के बड़े भाई जो हैं वो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज के लिए वो काम करते हैं। तो अब इन दोनों भाइयों का अगर मिलन गठजोड़ ये भी बात आ रही है तो किस तरह से ये सपोर्ट होता है या क्या होता है, ये बड़ा एक अजीब तरह का गुल खिलाएगा इस चुनाव में। तो ये अपने दर्शकों को ये बताएं कि भोलानाथ जी, वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी जो बातें कह रहे हैं गौर फरमाने वाली है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने उनकी अगर चली है तो निश्चित रूप से एनडीए के वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाई है और एनडीए के लिए ये मुश्किल भरी बात हो सकती है। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जो हैं विनायक गौतम, वो भूमिहार जाति से हैं और जैसा कि आप शुक्ला का नाम ले रहे हैं तो शुक्ला अगर उनके पक्ष में अगर गए हैं तो ये भीतरघात अगर हुआ है तो एक तो सारण में ही पहले ही जनसुराज ने एक प्रत्याशी अपना जिताया था बहुत पहले, तो इस बार ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है। हाँ, और ये रवि जी थोड़ा सा जो हम लोग अभी वोटों की बात कर रहे थे तो 1.5 लाख वोटर है, बहुत ज्यादा वोटर भी नहीं है। और उसमें जो पोल हुआ है, जो मतदान हुआ है वो आधे से भी कम हुआ है। तो इतने वोटों को मैनेज करने का जिसके पास कौशल प्रबंधन होगा वो बाजी मार ले जाएगा। और दिलचस्प बात है कि जो लड़ाई पहले ये माना जा रहा था कि राकेश रोशन मुख्य लड़ाई में है, अब ये जो लड़ाई सीधी सीधी दिख रही है अभिषेक झा, विनायक गौतम, तीसरे नंबर पर राकेश रोशन की बात अभी जो चर्चा छिड़ रही है वो ये है। और गोपी किशन भी इस लड़ाई में है, वंशीधर जो शिक्षक नेता रहे हैं वंशीधर भी लड़ाई में माने जा रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प हो गया कि अभिषेक झा लड़ाई में वापस आए हैं। राकेश रोशन लग रहा है कि वो बाहर होते दिख रहे हैं। अब उनकी मेहनत, उनका प्रबंधन उनको उनकी नैया पार लगा पाएगा। हालांकि बैलेट बॉक्स से जब ये बैलेट पेपर निकलेगा और उसकी गिनती शुरू होगी तब देखना होगा कि क्या कुछ गुल खिला है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बन गया। देखिए, हम लोग अभी पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे तो उसमें एक फैक्टर ये भी आया था कि जो देवेश चंद्र ठाकुर के कि जिनसे एक सियासी अदावत है, रामेश्वर महतो की बात, वो जदयू छोड़ दिए थे और ये बात आई थी कि अभी इस तिरहुत चुनाव तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो राकेश रोशन के पक्ष में लगेंगे, समर्थन में लगेंगे। कारण ये था कि उनका एकमात्र मकसद था कि देवेश ठाकुर से के जगह पर जो उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त देना। तो अब उस मकसद में वो कितना कामयाब हो पाएंगे, ये आज के जो फीडबैक है उसके हिसाब से लग रहा है कि अब जो है मुख्य मुकाबला जो है वो अभिषेक झा और विनायक गौतम के बीच में है। तीसरा कोण बनाते हुए राकेश रोशन भी दिख रहे हैं और बाकी तो राजद के हैं और वंशीधर जी हैं, शिक्षक नेता। तो हम ये बात हम एक बार फिर अपने दर्शकों को हम लोग बता देना चाहेंगे कि सेकंड ऐसे कड़े मुकाबले में सेकंड वरीयता का मत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पर जीत हार भी निर्भर कर सकते। अच्छा, पार्टी का सिंबल इसमें कुछ काम नहीं करता है। फिर जाति के आधार पर भी आप नहीं कह सकते कि किस जाति के वोटर ने किसको वोट किया। अब देखिए, राकेश रोशन के पक्ष में अगर कुशवाहा समाज से ये आ गए थे, रामेश्वर महतो आ गए थे वहां उनको सहयोग करने के लिए, तो आनंद मोहन कूद गए थे कि उनका वोट काटेंगे। तो जाति का फैक्टर भी रहेगा क्या, आपको लग रहा है? देखिए, जाति का भी फैक्टर रहेगा, लेकिन जैसा कि राकेश रोशन के बारे में जो हम वैशाली से जो फीडबैक ले रहे थे तो उसमें यह बात आई कि ये अपने समाज से बहुत आगे नहीं जा पाए लोगों का समर्थन लेने। अच्छा, तो इसका भी एक बड़ा रोल रहेगा कि जब तक आपको सारे समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सारे मतदाता आपके समर्थन में नहीं आते हैं सारे समाज के, तब तक जीत हार वाली स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई। बृजनाथी सिंह उनके पिता रामविलास पासवान के पुराने साथी रहे हैं और वो इस नाम पर कि वो बृजनाथी सिंह के बेटे हैं, राजपूत मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश उन्होंने की। अब रामेश्वर महतो ने उनको कितना हेल्प किया ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभिषेक झा लड़ाई में वापस आ गए हैं और विनायक गौतम की स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बैलेट बॉक्स से जब निकलेगा बैलेट पेपर और उसकी गिनती होगी तो
किसकी सह किसकी मात होती है वो बाद में पता चलेगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण बात को हम इसमें शामिल करते हैं। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। इस बार पहली बार बीपीएससी ने 2000 से ज्यादा सीटें निकाली, जिससे छात्रों को बड़ी खुशी हुई और बड़ी संख्या में बीपीएससी तो ये उम्मीद कर रही थी कि ये संख्या 15 लाख से अधिक होगी, लेकिन 4 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और अब परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें अंकों को लेकर एक विवाद छिड़ गया। ये कहा जा रहा था कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने पहले कहा था कि वो परीक्षा पैटर्न में बदलाव लाने वाले हैं, तो अंकों में नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाएगा, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। हालांकि आज एक नई खबर ये आई कि बीपीएससी के सचिव ने ये कहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं। तो भाई अगर आप नहीं करने जा रहे हैं तो इस बात को बताने में हर्ज क्या है? आप पब्लिक के बीच में, छात्रों के बीच में जाकर ये क्यों नहीं कह रहे हैं? और तेजस्वी यादव ने इस मसले को गंभीरता से उठाया है। तो क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन का जो आप करने जा रहे हैं उसको नहीं किया जाए, और भी जो सुधार करने चाहिए वो सब किया जाए? क्या सरकार बैकफुट पर है? क्या बीपीएससी इस पर बैकफुट पर है? हालांकि अभी तक बीपीएससी ने खुलकर ये नहीं कहा है कि वो ये नहीं करने जा रहे। केवल एक अखबार, एक महत्वपूर्ण अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे। देखिए, वो वेबसाइट पर मैंने भी वो खबर देखी है, तो उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि अध्यक्ष 1 महीना पहले कुछ कह रहे हैं और अब सचिव आज का बयान कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अध्यक्ष का कहना था कि वो जब कई सेट में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रहेगी और जब हम कई पालियों में परीक्षा लेंगे या कई दिनों में 2-3 दिनों में परीक्षा लेंगे और संख्या उनकी ज्यादा रहेगी, तो हमको प्रश्न पत्र के सेट भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। कई सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे। तो मान लीजिए कि अब जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, जो एक्सपर्ट जो होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही होते हैं, वो अलग अलग टीम होती है। तो किसी का प्रश्न पत्र हार्ड हो गया, किसी का प्रश्न पत्र आसान हो गया, तो उसके आधार पर जब वो कट ऑफ तय करते हैं तो एक एवरेज निकालते हैं। नॉर्मलाइजेशन में एक एवरेज निकालते हैं कि भाई हार्ड क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों ने हार्ड क्वेश्चन का जो सेट मिला उसको उन्होंने सामना किया, फिर जो इजी क्वेश्चन का सेट मिला तो इजी क्वेश्चन के सेट वाले का नंबर बढ़ जाता है, हार्ड क्वेश्चन के सेट वाले का नंबर घट जाता है। तो उसको एक एवरेज पर लाया जाता है। जैसे 4 सेट में अगर प्रश्न पत्र है, 3 पालियों में परीक्षा हुई या 4 पालियों में परीक्षा हुई, तो उसको एक एवरेज निकाल करके एक किया जाता है कि भाई ये कट ऑफ रहेगा कि जिससे कि सारे लोगों को एक समान मौका मिले। लेकिन विद्यार्थियों को उसमें दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कि इसमें जीके जनरल साइंस जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। तो और जो मान लीजिए कि कोई कम मेहनत किया, आसान सेट मिल गया तो वैसे निकल जाएगा। लेकिन जो मेहनत किया और उसका नंबर ज्यादा आ रहा है तो एवरेज निकालने में तो उसका मार्क्स घट जाएगा। तो इसी का वो विरोध कर रहे हैं। तो अन्याय हो जाएगा। ये अन्याय हो जाएगा कि बात पता चला कि वो 90 अंक प्राप्त कर लिया और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनका 70 अंक रह गया। तो ये इसका विरोध का मुख्य कारण है। तो अब जो अगर अध्यक्ष ने 1 महीने पहले कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, आज उनके सचिव कह रहे हैं, कैलाश जी जो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कभी नहीं कहते, ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि विपक्ष तेजस्वी यादव के बयान, छात्रों के विरोध, उसके बाद ये सचिव का बयान आया हो। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि भाई परमार, उनको तत्काल क्लियर करना चाहिए कि 1 महीने पहले का उनका बयान सही था या आज जो सचिव का बयान है वो सही है। तो उस पर उनको तुरंत इस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए कि क्या वो करने जा रहे हैं। देखिए अतुल प्रसाद जो पहले जो अध्यक्ष थे तो वो तुरंत रिएक्ट करते थे और ट्वीट करके जैसे भी तुरंत रिएक्ट करके अपनी बात कह देते थे और डाउट क्लियर कर देते थे। एक बड़ा समाज इसमें, बड़ा संख्या अभ्यर्थियों की इसमें इन्वॉल्व होगी, 4 लाख भी है तो कम नहीं है। तो ये जो है इसको उन अभ्यर्थियों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा रहेगा अगर अध्यक्ष सामने आकर के ये अपने आयोग का, बीपीएससी का रुख स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं भाई ये नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे।
क्योंकि वो दोनों स्थिति आ रही है कि अब अध्यक्ष कह चुके हैं कि होगा नॉर्मलाइजेशन, सचिव कह रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है, ऐसा नहीं माने कि छात्रों के बीच जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं। क्या ये तेजस्वी यादव के दबाव में या कल जो छात्र विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं बड़ी संख्या में पटना में जुटान होगी, क्या उससे वो डर कर ये फैसला लिया गया या वो कह रहे हैं ये बातें? देखिए, ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है आयोग की तरफ से कि वो इन्होंने फैसला ऐसा कर लिया है या नहीं किया है। लेकिन ये बात जाहिर सी है कि अगर नॉर्मलाइजेशन के को लेकर के सचिव का ये बयान आया कि ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि जो विरोध हो रहा है वो प्रेशर कहीं ना कहीं आयोग पर काम कर रहा है। दूसरी बात यह है भी आई है तेजस्वी जो अपने पत्र में जो सवाल उठाए हैं कि जो आयोग का जो डाटा सर्वर वाला जो मामला है वो बहुत लोड नहीं ले पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी रह गए जो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सर्वर पर अपना गोल गोल घूम रहा है, उनका समय पर अप्लाई नहीं हो पाया। तो वैसे अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, जो चाहते हैं अप्लाई करना, तो उनके लिए कुछ समय बढ़ा देना, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन अगर बढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग के लिए इसका इस तरह का फैसला आम बात है। जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं उस समय को। तो ये बढ़ा देने से भी कुल मिलाकर के छात्र अभ्यर्थियों के हित में होगा कि जो अभ्यर्थी रह गए हैं, जो फॉर्म नहीं भर सके, जो इससे वंचित रह गए, उनको मौका मिल जाएगा। अपने दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि परीक्षा अब एक ही उसमें होगी, 2 परीक्षाएं नहीं होगी, 2 बार में नहीं होगी। ये ऐसा बीपीएससी की तरफ से संकेत मिला है। पहले तो ये था कि अनेक जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी, माने क्वेश्चन का सेट भी जाएगा, माने सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से। तो भोजपुर में कोई दूसरा सेट हुआ, सहरसा में कोई दूसरा सेट, कलर भी अलग अलग रहेगा, उसका रंग भी अलग अलग रहेगा। तो ये जो सेट अलग अलग जाएंगे उससे भी विद्यार्थियों के अंदर एक असमंजस की, और फिर क्वेश्चन लीक होने का भी ये सवाल है। तो भाई ये सारी असमंजस की स्थिति बनी क्यों रहती है बीपीएससी के साथ? ये लोग इसका कोई उनके पास कोई वो नहीं? देखिए, ऐसा है रवि जी कि अगर आप बीपीएससी की परीक्षाओं का इतिहास देखें तो कई बार इसके रिजल्ट को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। बीपीएससी जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा होता रहा है। कई बार कोर्ट को दखलंदाजी दे करके और परीक्षा रद्द भी करना पड़ा है। फिर से परीक्षाएं हुई हैं। तो छात्रों का की आशंका जो है वो ऐसा नहीं है कि निर्मूल है, जो कि पहले बीपीएससी को ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ चुका है। बिल्कुल। तो अब इस बार छात्रों को लगता है कि ये अभी सरकारी नौकरी की जो स्थिति है वो सारे लोग समझ रहे हैं, खास करके बेरोजगार नौजवान, उनका विभाग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ऐसे में उनको, उनके दिमाग में अगर कोई संशय है, कोई आशंका है, कोई डाउट है, तो आयोग को उसको क्लियर करना चाहिए कि नहीं, ऐसा पहले जो हो चुका है उसके हिसाब से नहीं है, ये अब ऐसे इस तरह से होगा। तो वो क्लियर कर देना सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर विरोध होगा और कई तरह के फिर कोर्ट में मामला जाएगा। फिर जो छात्र अभ्यर्थियों को जो एक नौकरी का जो एक मौका मिल रहा है, आप जानते ही हैं, हम हमारे दर्शक भी जानते हैं, बीपीएससी का मतलब एक गेस्टेड अफसर रैंक का एक अधिकारियों की बहाली होती है। बाहरी छात्र भी भरते हैं, बाहरी छात्र भी आते हैं। तो इससे अगर इसमें बाद में कोई गड़बड़ी हो और पूरे राज्य की छवि खराब हो, दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में ये मामला जाए कि देखो बिहार में ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि बीपीएससी अपना रुख जो है स्पष्ट कर दे सारे लोगों, सारी बातों पर, सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर कि हमारा ये स्टैंड है। हम भोलानाथ जी से एक और सवाल पर बातचीत करेंगे कि अभी एक खबर ये आई थी कि कुछ कोचिंग चलाने वाले नामी गिरामी शिक्षकों को बुलाकर बीपीएससी ने उनसे राय ली है। आपको लगता है कि इससे जो पेपर लीक का मसला है उसकी शंका और बढ़ जाती है? बीपीएससी को कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों से राय लेने की और वे गुप्त बैठक करने की क्या जरूरत है? देखिए, इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल, उनका धन एक तरह से कारोबार है। कोचिंग देना, छात्रों को पढ़ाना, और जो कई सेट का क्वेश्चन कई सालों का रख करके वो छात्रों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो एक उनका एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन। तो उसमें उनसे ज्यादा अच्छा रहता कि बीपीएससी आयोग जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इस पर अभ्यर्थियों से या आम लोगों से फीडबैक ले। आप क्या चाहते हैं? बहुत शिक्षक हैं, कॉलेज में टीचर्स हैं, शिक्षाविद हैं, सरकारी जो शिक्षक हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो जाने माने हैं, जो
जो परीक्षा प्रणाली को समझते हैं, जी जी। जो क्वेश्चन सेट करना जानते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उन लोगों से अगर राय लेता तो ज्यादा मुफीद रहता है। वो छात्रों को, वो अभ्यर्थियों को वो थोड़ा सा ज्यादा मान्य भी होता है, उनको लगता भी कि नहीं ये बात है तो सही है। तो ये करना चाहिए था, बजाय कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक निष्पक्ष राय लेना चाहिए था लोगों से, तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो चलिए, ये थे वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातों पर आज हमसे बातचीत की। एक तो तिरहुत का रिजल्ट क्या आएगा, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ हो गया। वहां माने वोटर्स ने सुबह से जो देखा गया उसका रुझान देखकर ये लग रहा है कि लड़ाई चतुष्कोणीय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वहां क्या रिजल्ट आता है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी जो इस असमंजस में है, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि आज ही बीपीएससी के सचिव ने ये कहा है कि नॉर्मलाइजेशन वो नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। तो कल जब बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर आंदोलन करने के लिए जुटेंगे तो सरकार का रुख क्या होगा ये भी देखना होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। आप इस तरह के हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। नमस्कार।